नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं हम शुरुआत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा भी लेंगे। तमाम डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, सबसे पहले तो बताएं कि पीएम मोदी की जो बैठक चल रही है इसमें क्या कुछ एजेंडा है? जी बिल्कुल, दुनिया भर में कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मची दहशत या चिंता को देखते हुए भारत सरकार भी अब हरकत में आ गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कोविड की स्थिति को देखते हुए और साथ ही देश में जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन का ये ड्राइव चल रहा है, इसको लेकर के एक अहम बैठक कर रहे हैं। शनिवार को हो रही इस अहम बैठक में तमाम प्रमुख लोग मौजूद होंगे। मसलन प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव मौजूद होंगे और साथ ही नीति आयोग के भी तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से जो नया वेरिएंट निकल के सामने आया, जिसको ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है क्योंकि इसकी हाई म्यूटेशन कैपेसिटी है, यही वजह है कि इसमें भारत किस तरीके से अपने लिए बचाव कर सकता है। राहत की बात यह है कि अभी तक भारत में इस नए वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन यह राहत की स्थिति बरकरार रहे, इसको लेकर के यह अहम बैठक की जा रही है। अभी तक सभी राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है कि वो एयरपोर्ट पर जो टेस्टिंग का दायरा है, खासकर जो इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग वगैरह को बहुत ये प्रक्रिया को सख्ती से इसका पालन किया जाए। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत होगी, जो कि प्री कोविड लेवल की तरह होगी। और इसमें जो तमाम मुल्क हैं उनको 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एट रिस्क कैटेगरी भी है, जिसमें यूरोप, हांगकांग, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क शामिल है, जहां पर 50% क्षमता के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत होगी। तो क्या ये जो फैसला है इसको बरकरार रखना है या इसमें कोई फेरबदल करना है, इसको रोकना है, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा होगी। तो इन सब के बीच में ये एक अहम बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इसमें वैक्सीनेशन पर भी जोर होगा। शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए समीर। हम आगे बढ़ेंगे। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट चलिए, यहाँ पर फिलहाल जिस बैठक की बात हो रही थी उसके लाइव विजुअल्स आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, जहाँ पर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश में क्या तैयारियां हैं और वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है देश में, इसका जायजा लिया जा रहा है। जहाँ पर तमाम आला अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी इस बैठक में हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट पाए जाने से दहशत है, जिस पर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा है कि वायरस के म्यूटेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। कोविड वायरस भी म्यूटेट कर रहा है और कोविड वैक्सीन भी चेंज करेगा। मुझे लगता नहीं है ये कोई डिफिकल्ट है। यदि 8-10 महीने में आप ब्रांड न्यू वैक्सीन, नए तरीके के वैक्सीन, नए वैक्सीन बना सकते हैं, तो वही जेनेटिक म्यूटेशन चेंज करने को कोई ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप यूरोप देखिए, अभी 65% लोग को डबल वैक्सीनेशन हो गया था, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। ये ऑफ कोर्स डिस्टेंसिंग के कारण है और म्यूटेशन के कारण है। डेल्टा और डेल्टा प्लस म्यूटेशन जो लास्ट 4-6 महीने में पूरे दुनिया में तैर रहा था, उसके म्यूटेशन बढ़ गए। डेल्टा के 6 म्यूटेशन है और डेल्टा प्लस के 35 से 36 म्यूटेशन हो गए। तो ये सब म्यूटेशन को ध्यान में रख के लेबोरेटरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नए वैक्सीन बन सकेंगे। ये सोचना है कि ये नए वैक्सीन कब तैयार किए जाए और कैसे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देखिए, भारत में एक ये भी प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोगों को वैक्सीन मिल गई है, लेकिन बहुत लोगों को डबल डोज, सेकेंड डोज मिलना बाकी है। चलिए, तो यहाँ पे एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। भारतीय शेयर बाजार के साथ शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट्स पर भी कोरोना के नए वेरिएंट ने कोहराम मचा दिया है। अमेरिकी बाजारों में साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट पर तमाम अपडेट लेते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
पूजा हमारे साथ जब तक जुड़े तब तक आपको बता दें कि डाउ जोन्स में लगभग 900 अंकों की गिरावट रही है। नैस्डैक की अगर हम बात करें तो 350 अंकों से ज़्यादा का दबाव यहाँ पर देखा गया है और इसमें भी ट्रैवल बैंक और कमोडिटी से जुड़े जितने भी शेयर हैं उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, ये तो अमेरिकी बाजारों की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स में भी हमने देखा है कि जून 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट शुक्रवार को आती हुई हमने देखी है। कैट, टैक्स, फुत्सी की बात करें, तमाम यहाँ पर शेयर बाजारों में हमने देखा 4% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। तो शुक्रवार का दिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी हमने देखा कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से गिरावट का शिकार हुआ है। और इतना ही नहीं, हमने क्रूड में भी गिरावट आते हुए देखी है। लेकिन चलिए यहाँ पर तमाम अपडेट हम लेंगे पूजा से आगे। इस बीच अमेरिकी इकोनॉमी महंगाई के संकट से जूझ रही है, जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिग्गज निवेशक जिम रॉजर्स का यहां पर कहना है कि बॉन्ड खरीदारी के कारण महंगाई साफ तौर से बढ़ी है। उनके मुताबिक आगे सोने चांदी में तेजी देखी जा सकती है। First of all, there are very few central bankers in the world who know what they were doing. India had one of the best a few years ago. He's gone now. There have not been very many smart central bankers ever anywhere in history. So please don't believe they know what they're doing. They have been printing a lot of money all over the world. They have been buying assets all over the world. And throughout history, that has led to inflation. Now, they keep telling us there will not be inflation or there will be not very long. They just don't know what they're doing. There's going to be more inflation. You know it's here. And things like silver and gold have always been a way to protect yourself from inflation. But there are other ways, commodities too. जिम रॉजर्स ने कहा है कि अभी कमोडिटीज, खासतौर से एग्री कमोडिटीज में तेजी आना बाकी है। Yes, I mean, whether you're in India or America or anywhere, it's been an exciting year. Markets everywhere have been going up and down a lot. You mentioned Bitcoin and cryptocurrencies. That's been a phenomenal movement for people who were involved either way. I have no involvement with cryptocurrencies, but I am involved with commodities. I own a lot of commodities, but I own a lot of things. I just wanted to say one thing quickly. I have not sold anything this year, and I have not sold anything short. I don't think this has ended yet. तो अब घरेलू बाजार पे जानकारों का क्या कहना है? बाजार में हमने देखा कि भारी गिरावट रही शुक्रवार के दिन, लेकिन दिग्गज एक्सपर्ट संजीव भसीन का यहाँ मानना है कि गिरावट में खरीदारी का मौका मिला है। उन्होंने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में अपने पसंदीदा शेयर भी बताए। आपके पास 5-6 स्टॉक्स में दिग्गज बोलता हूं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा लार्सन एंड टूब्रो, जहां पे सारा उनकी होल्डिंग कंपनी और अभी जो आपका कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है, दे आर इन द बेस्ट शेप, उनके ऑर्डर फ्लो आर द बेस्ट। फिर फेडरल बैंक विच इज अ प्रॉक्सी के गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप एज अ फियर, तो गोल्ड लेंडिंग विल बी द बेस्ट बिजनेस। फेडरल बैंक इज द लार्जेस्ट लेंडर इन बैंक लेंडर इन साउथ। और आईडीएफसी फर्स्ट। सेल, आप सब वेट कर रहे थे 150 का सेल के नंबर्स इवन टाटा स्टील से बेटर हैं, तो ये 105-6 में आपको इकट्ठा करना है तो वो कीजिए, क्योंकि लोकली रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेस आर सीइंग द बेस्ट बायआउट्स एंड स्टील सीमेंट आर नो ब्रेनर एट दिस प्राइस। तो ये मौका मत चूकिए, ये 2-4 दिन है, मेरे हिसाब से सोमवार और 4-5 तारीख से ये बाजार घूम जाएगा। देखिए, टाटा मोटर इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन यूरोप एंड स्लोवाकिया एंड रशिया, तो उसको ऑब्वियसली इट विल बी अ हर्ट। लेकिन लोकली मारुति, अशोक लीलैंड, वो कह रहे हैं हमारी सेमीकंडक्टर मार्केट की प्रॉब्लम है सबसे मिनिमम है। और आप जानते हैं कि टेक्निकली सेमीकंडक्टर चिप्स आर लीस्ट यूज्ड बाय महिंद्रा एंड टाटा मोटर। तो यहाँ मैं कहूंगा कि आपको आंखें बंद करके महिंद्रा, मारुति और अशोक लीलैंड ऐड करना चाहिए। TVS Motor is my top pick in the two-wheelers.
मार्केट में चल रही उठापटक का बाजार का असर हमने देखा कि भारत के दो दिग्गज उद्योगपतियों रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी और अदानी ग्रुप के गौतम अदानी के नेटवर्थ पर साफ तौर से पड़ा है। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक अंबानी और अदानी की नेटवर्थ में क्या क्या बदलाव आया है, तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी जयेश खिलनानी। इस हफ्ते की मार्केट वॉलेटिलिटी को देखकर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला हमको एशिया के दो रिचेस्ट लोगों में, जो कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी है। इन दोनों के स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से दोनों की नेटवर्थ जो है वो काफ़ी करीब आ गई थी, जो हमने ब्लूमबर्ग से रिपोर्ट की थी। वेडनेसडे को दोनों के नेटवर्थ जो है वो उनका फासला $1 बिलियन से भी कम का था। पर थर्सडे को हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला था, 5 से 6% का अपमूव आया था और उसके चलते लास्ट 2 दिनों में जो थर्सडे और फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 2 से 2.5% ऊपर गया था, जबकि अदानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को जो है 2% से नीचे आया था। पर हमको पूरे हफ्ते की बात करें तो अब भी मुकेश अंबानी एशिया और इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। पर यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि साल कैसे एंड होता है, क्योंकि बेटर पार्ट ऑफ 2021 में जो है मुकेश अंबानी ही एशिया और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन रहे हैं। हाल ही में लिस्टिंग के बाद पेटीएम ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़ा है और कंपनी का घाटा पिछले साल के 374 करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल की दूसरी तिमाही में 481 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि आय में सालाना आधार पर 64% की ग्रोथ भी रही है और ये 1086 करोड़ पर पहुंच गई है। और यहाँ पर पेटीएम मनी के दमदार प्रदर्शन के चलते फाइनेंशियल सर्विसेज और अन्य आय में करीब 250% की ग्रोथ भी रही है। लिस्टिंग के बाद कंपनी ने पहली बार नतीजे अपने पेश किए हैं। रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के प्रमोटर्स को बड़ी राहत दी है। प्रमोटर होल्डिंग की सीमा 15% से बढ़ाकर 26% कर दी गई है। तमाम डिटेल इस खबर पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था वो आरबीआई ने इसलिए बनाया था कि जो प्राइवेट बैंक्स की ओनरशिप है उस पर थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। आपको याद होगा कोटक महिंद्रा बैंक का केस हुआ था उदय कोटक जी के लिए, जहां पे मामला कोर्ट तक चला गया था कि किस तरीके से ओनरशिप 15 साल में रिड्यूस करके 15% करनी है। अभी जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने अपने 33 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से 21 आरबीआई ने मान लिए हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं और बाकी पर अभी विचार चल रहा है। जो रिकमेंडेशन माने हैं उनमें से एक ये है कि जो इनिशियल लॉक इन है वो 40% तक फर्स्ट 5 इयर्स में कंटिन्यू रहेगा और उसके अलावा कोई प्रमोटर्स पे कोई कैप को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक जो बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि प्रमोटर की स्टेक कितनी हो, 5 साल में और फिर 15 साल में। तो यहाँ पे आरबीआई कहता है कि 15 साल में जो स्टेक है वो करंट लेवल है फिलहाल 15%, उसको बढ़ाकर 26% कर दिया है। अब उनका क्या होगा जिन्होंने ऑलरेडी रिड्यूस किया है, फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने कम कर दिया है वो 26% तक कर नहीं सकते, मतलब वो विंडो खुली हुई है। तो ये क्लैरिटी आरबीआई की तरफ से आ गई है कि जिन भी प्रमोटर्स ने, प्राइवेट बैंक ने अपना स्टेक 26% से नीचे भी कर लिया है तो वो 26% यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये प्रमोटर की मर्जी होगी कि वो उससे भी कम अगर रखना चाहते हैं अपना स्टेक तो रख सकते हैं। अब अगर किसी को नया बैंक खोलना है तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो इनिशियल कैपिटल पहले 500 करोड़ होता था अभी वो 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ जो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वहां पे जो रिकमेंडेशन आई थी वो ये थी कि वो 15% पे कैप कर दिया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है कि जो अगर इंडिविजुअल है तो नेचुरल पर्सन है उस पर 10% का कैप रहेगा, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर कैप बढ़कर 15%। साथ ही साथ एनबीएफसीज अगर बैंक बनना चाहें तो वहां पर क्या रिकमेंडेशन है, तो वो जो पहले की रिकमेंडेशन है उनको कंटिन्यू किया है, माने 10 साल में एनबीएफसी बैंक बन सकता है
और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 5 साल में। साथ ही साथ एक रिकमेंडेशन ये आई थी कि जो पेमेंट बैंक है अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहे तो वो क्या 3 साल में बन सकते हैं। वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है और बोला गया है कि 5 साल में वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोमवार से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, जो कि काफी व्यस्त रहने वाला है। सरकार इस सेशन में कुल 26 बिल पेश करेगी और ऐसे कौन से अहम बिल हैं जो विंटर सेशन में सरकार लेकर आने वाली है। तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, अगले हफ्ते से संसद के शीत सत्र की शुरुआत होने वाली है। सरकार के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि पिछला सेशन जो है वो विरोध की वजह से उसमें ज्यादा कामकाज नहीं हो सका था। कई अहम बिल्स जो है सरकार इंट्रोड्यूस नहीं कर सकी थी। लिहाजा कोशिश ये है कि इस सत्र को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने करीब 26 अहम बिल जो है इस बार बिजनेस लिस्ट में शामिल कराए हैं। जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, उसको सरकार ने पहले ही उसकी वापसी की घोषणा कर दी है। कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। लिहाजा कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित बिल जो है वो सरकार के लिए प्राथमिकता होगी और शुरुआत में ही सरकार इसको पेश करेगी ताकि इस विवाद को खत्म किया जाए। इसके अलावा कुछ और अहम बिल है, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन से संबंधित बिल है। हालांकि सरकार ने इसके लिए इस बात का इशारा किया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको बैन किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय का ये भी कहना है कि बिल की जो ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है और इसको उचित समय पर सरकार पेश करेगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बिल है, वो है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। इसके जरिए सरकार 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण पर आगे बढ़ना चाहती है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने पिछली बजट में की थी। लिहाजा मौजूदा कानून में बदलाव के जरिए सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बिल है, वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। दरअसल एक और ये विवादास्पद बिल है। इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकारों को भी ऐतराज है। जो किसान यूनियन है वो भी इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डी लाइसेंसिंग की जाएगी। इसका मतलब कि निजी कंपनियां भी जो राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियां हैं उसी तर्ज पर बिजली वितरण का काम कर सकती हैं। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल भी है, जो कि बिजनेस लिस्ट में शामिल है। सरकार आईबीसी को और मजबूत करने की योजना बना रही है। साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। सरकार विंटर सेशन में इसको भी पेश करने की योजना तैयार कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पिछले कई दिनों से हालात काफी खराब है और दिल्ली और केंद्र सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, फिर भी कोई राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। और इस बीच दिल्ली सरकार ने 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल की कमर्शियल कारों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सिर्फ सीएनजी और ईवी गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत होगी। हालांकि जरूरी सामानों से जुड़ी गाड़ियों को भी एंट्री करने की इजाजत मिलेगी। कई तरह की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण भसीन। राजधानी दिल्ली में इंतजार चल रहा है कि वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कुछ सही हो जाए, हवा का जो इस वक्त स्तर है वो सही हो, साफ हवा मिले। लेकिन 1 महीने से ये दिल्ली वालों को नहीं मिल पाया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज की अगर बात करूं तो वो आज भी वेरी पुअर कैटेगरी यानी कि बेहद खराब स्थिति में है और वो अब विजिबल भी हो जाता है। अगर हम देखने की कोशिश करें कि जो विजिबिलिटी है वो स्मॉग जो कहते हैं, आप सोचिए स्मॉग यानी स्मोक और फॉग का वो मिश्रण, साथ में वो टेम्परेचर कम का होना, वो जो पार्टिकल्स हैं जिनको सांसों के जरिए आपको अंदर लेना पड़ रहा है वो लगातार हवा में बने हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। पिछले 30 दिनों से इसी तरह से वो जहरीली हवा दिल्ली वालों को सांसों के जरिए अपने अंदर लेनी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो उनका ये कहना है कि अब इंतजार है तो हवा का, कि हवा चलेगी तभी ये जो पार्टिकल्स है, पॉल्यूशन है वो कम होगा। पर अभी भी इसको लेकर कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ रही है कि आने वाले टाइम में यानी कि 1 महीने में दिल्ली वालों को इस प्रदूषण से राहत मिले। हवा चलती है, थोड़ा सा प्रदूषण छटता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बनकर आता है। आपको 250 के आसपास भी दिखाता है। लेकिन अगर मैं आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बताऊं तो वो दिल्ली का 386 है
और नोएडा का है वो 500 के आसपास पीएम जो 10 का लेवल है वो पहुंच रहा है। पीएम 2.5 दिल्ली में 386 है। गुड़गांव में आप सोचिए जो वेरी पुअर कैटेगरी है वो लगातार चल रही है। तो एक तरीके से दिल्ली एनसीआर जो है आप समझिए गैस चैम्बर बन चुका है। इस गैसेस के बीच में ही वो सभी लोग रह रहे हैं। कारों में बहुत जल्द अब 6 एयरबैग जरूरी हो जाएंगे। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सड़क और परिवहन मंत्रालय सभी पैसेंजर व्हीकल में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने जा रहा है। तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो रोड मंत्रालय है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसने एक इंटरनल स्टडी करी है कि अगर 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए जाएं तो उसका क्या कॉस्ट इंपैक्ट होगा। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, 4 कंपनी से बात करी है। वो कंपनी है ऑटोलिव, मिंडा ग्रुप, राणे ग्रुप और जॉयसन सेफ्टी सिस्टम्स। ये 4 कंपनी हैं, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इस समय एयरबैग्स बना रहे हैं। और जो कॉस्टिंग निकल के आई है वो है 6,000 से 8,000 पर व्हीकल फॉर 4 एडिशनल बैग्स, और 1,700 रुपये एक एयरबैग का तकरीबन आना चाहिए। एक मिडिल गाड़ी में, एक स्विफ्ट या टियागो या टिगोर जैसी गाड़ी में अगर आपको 6 एयरबैग लगाने हैं, 1,700 रुपये पर एयरबैग। 2 अब ही कंपलसरी हैं। अब इसके बाद एक आता है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट की, आपको डिज़ाइन जो है गाड़ी की वो चेंज करनी पड़ेगी, ECUs लाने पड़ेंगे। उसके लिए मंत्रालय का ये मानना है, जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं, कि कोई भी जो लार्ज वॉल्यूम्स वाली कंपनी है, जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, उनको दिक्कत नहीं आएगी। जो कम है उनको एक थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो टोटल कॉस्ट इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर के हित में है। और मंत्रालय का मानना है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो जल्द ही नोटिफाई किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट एनालिसिस है उनके हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है कि डिमांड पर असर पड़ जाए। और ये जितना भी कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है वो लोगों के हित में है। तो आप बहुत जल्दी यहाँ पर देख सकते हैं कि शायद तक नोटिफिकेशन आ जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें लोकलाइजेशन की, तो करीब 60 से 65% जो है वो लोकलाइज है इस समय। ये पूरा एयरबैग्स का जो कंपोनेंट की जो इंडस्ट्री है, इसमें जो मेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन्फ्लेटर, वो इस समय इंपोर्ट होता है। लेकिन हमारे सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है वो इन्फ्लेटर्स को इंपोर्ट करने के लिए किसी तरीके की एक छूट या किसी तरह की सहायता करने को भी तैयार है। ये इस समय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने मन बनाया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले कुछ दिनों में आप 6 एयरबैग कंपलसरी गाड़ी में देख सकते हैं और नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका असर ऑटो कंपनीज पे भी होगा, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पे भी होगा और साथ में कंज्यूमर पर भी होगा। शुक्रिया उत्कर्ष तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इसी के साथ स्वदेश खबर में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।